नाटक रूहें, जिसके निर्देशक हैं डॉक्टर एस.एम. अजहर आलम। डॉक्टर एस.एम. अजहर आलम उमा झुनझुनवाला द्वारा 1994 में स्थापना के बाद अपने 26 वर्षों के समय में इसने हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, जिसमें 27 पूर्ण नाटक का मंचन, 36 कहानियों का कहानी थिएटर द्वारा मंचन, 10 एकांकी नाटक का मंचन चिल्ड्रन थिएटर के अंतर्गत और 100 से भी ज्यादा कहानियों और कविताओं का किस्सा कहानी मंच के तहत नाटकीय पाठ। इसके साथ ही लिटिल थिएस्पियन हर साल राष्ट्रीय नाट्य उत्सव का आयोजन करता है, जिसमें थिएटर जगत की नामचीन हस्तियां तथा विख्यात नाटक देश भर से एक मंच पर एकत्रित होते हैं। कोलकाता में यह अपनी तरह का हिंदी का इकलौता राष्ट्रीय नाट्य उत्सव है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जो लिटिल थिएस्पियन के नाम है वो है रंगमंच की सर्वप्रथम उर्दू पत्रिका रंगरस का प्रकाशन करना, जिसे देश भर से सराहना मिल रही है। एस.एम. अजहर आलम एक अभिनेता, निर्देशक, नाटककार और लिटिल थिएस्पियन के कलात्मक निर्देशक हैं। इन्होंने 1987 में अपने थिएटर यात्रा की शुरुआत की और 1994 में लिटिल थिएस्पियन की स्थापना उन्होंने अपने जीवन संगिनी उमा झुनझुनवाला के साथ किया। अब तक 35 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन और 70 से ज्यादा नाटकों में अभिनय, इसके साथ ही रूहें, नमक की गुड़िया और चाक जैसे नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। कई अंग्रेजी और उर्दू नाटकों का हिंदी रूपांतरण किया है। 2020 में लिफ्ट इंडिया थिएटर अवार्ड, 2019 में नाटक रूहें के लिए नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान, 2007 में नाटक सवालिया निशान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, 2001 में नमक की गुड़िया के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटककार का पश्चिम बंग नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कार इनके नाम पर दर्ज है। नाटक रूहें एक राज्य की अस्थिरता और उसकी गौरव की कहानी है। इसमें कई परतें हैं जो संघर्ष के विभिन्न रंगों को दर्शाती है। अतीत और वर्तमान के बीच संघर्ष, सही और गलत का संघर्ष, अभिजात वर्ग के खिलाफ लोकतंत्र का संघर्ष। ये नाटक विभिन्न भावनाओं और मानवीय संघर्षों का एक ऐसा कोलाज है जिसमें केंद्र में एक शाही कब्रिस्तान है, जहाँ लंबे समय से गुमशुदा अतीत की कई आत्माएं बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर वर्तमान मौजूदा हालतों से निपटने की कोशिश में लगातार संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो जानता है नफरत से कभी भी खुशी हासिल नहीं हो सकती और मोहब्बत पर कभी भी किसी का कब्जा नहीं हो सकता। आप सबसे गुजारिश है मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। तो लिटिल थिएस्पियन के 10वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न रंग का आज चौथा दिन और लिटिल थिएस्पियन की प्रस्तुति रूहें।
किले के तमाम मामलात में आप हमारे साथ हैं। जी नो, आप हमारे मरहूम वालिद मोहतरम के ज़माने से इस किले की मजलिस के रुकन की हैसियत रखते हैं। आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शुबा नहीं, मगर ये जब्बार हुसैनी इसके बात करने के तरीका और चेहरे के तासुरात कुछ और ही बयान कर रहे थे। नवाब, मेरे ख्याल से वो किले के निजाम को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतने क्यों फिक्रमंद है। किले का निजाम मेरी जिम्मेदारी है और इस मामले में उन्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। नवाब साहब, सचमुच वो किले के मामले में दखल दे रही है। जनाब फराद हुसैन, आप नवाब साहब महनिगार के वालिद के बहुत करीब हैं। नवाब साहब महनिगार को भी बचपन से जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब्बार हुसैनी ने जो बात महनिगार से मंसूब करते हुए कही, क्या वो सच है? नवाब, मुझे पूरी बात तो मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि नवाबजादी महनिगार और जब्बार हुसैनी के आपसी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। किस हद तक गहरे हैं? ये मैं नहीं बता सकता ना। क्या कहा था उसने कि मैं रेत की चटाई पर झाड़ियों की नक्काशी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये भी कहा था कि अल-अक़्लु तकफ़िल इशारा, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। जनाब फराद हुसैन, मेरे खिलाफ जरूर कोई साजिश रची जा रही है। नवाब, आप बिल्कुल परेशान ना, मैं और इस रियासत के तमाम बड़े जागीरदार आपकी हिमायत में। दरअसल उस जब्बार हुसैनी का मानना है कि किले में बहुत फजूल खर्ची हो रही है। खासतौर पर मिर्जाबाद कब्रिस्तान में हो रहे खर्च को लेकर वो खफा रहते हैं। इस कब्रिस्तान से जब्बार हुसैनी का क्या वास्ता? हाँ, वहाँ हमारे पुरखों की कब्रें हैं। हम नवाबों की पूरी तारीख दफन है वहाँ। हमारी विरासत है वो कब्रिस्तान। किसी भी कीमत पर मैं मिर्जाबाद कब्रिस्तान और वहाँ के मकबरे के साथ किसी को भी छेड़खानी करने नहीं दूंगा। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ वहाँ के मकबरे के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहाँ कोई माकूल इंतजाम नहीं है। नवाब, वहाँ एक मुजाविर तैनात है। हाँ, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो सारे इंतजाम वही देखता है ना। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ का सारा इंतजाम अजनबियों के भरोसे चल रहा है। उस मकबरे की हिफाजत के लिए वो अकेला रखवाला काफी नहीं। पूरे मिर्जाबाद कब्रिस्तान और खास तौर पर उस पुराने मकबरे के लिए हिफाजती इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है। माफ कीजिएगा नवाब, मेरे ख्याल से वहाँ हिफाजती इंतजाम बढ़ाने की और कोई जरूरत नहीं। वो कब्रिस्तान ऐसे भी किले की दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और दीवारों के चारों तरफ किले का सख्त पहरा लगा हुआ होगा। जी, ये सच है। तो फिर उस बूढ़े मुजाहिर की भी क्या जरूरत है? माफ कीजिएगा नवाब, आपका बुरा मान, मैं समझता हूँ कि नवाबी खानदान की शान व आबरू के लिए वहाँ एक मुजाहिर का तैनात होना जरूरी है। सिर्फ नवाबी शान नहीं, बल्कि वो मकबरा शाही इज्जत व जलाल की निशानी है। हर हाल में वहाँ के इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए। वो मुजाहिर पूरा हो चुका है, वहाँ जल्द ही किसी और को तैनात करना पड़ेगा। नवाब, आप उस मुजाहिर को वहाँ से हटाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। बिल्कुल ही दीवाना है जनाब। किसी को मकबरे के आसपास भटकने तक नहीं देता, किले के किसी अफसर की बात तक नहीं मानता। बड़ा ही नाफरमान है वो, अपने ही तरीके से रहता है। कहता है वहां कुछ रूहें भटकती क्या? जी नवाब, मुझे शुबह ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्या कहा कि वहां रूहें भटकती है? मुझे यकीन तो इसका कुछ नहीं है। मुझे तो इस बात किसी ने नहीं बताया। नवाब, पूरे यकीन के साथ तो मैं भी नहीं कह सकता, पर मैं जब भी मिर्जाबाद कब्रिस्तान के मुआयने के लिए गया, मैंने उसे हमेशा मकबरे के चारों तरफ दौड़ता, भागता, चीखता, चिल्लाता हुआ पाया। मैंने कई बार उसे बुलाकर उसे कहा, पूछताछ भी की, तो पूछताछ करने पर वो कुछ बोलता नहीं है, बस कहता है मुझे अपना काम करने दीजिए और वहां से हट जाता है ना। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर वहां रूहों की भटकने की वजह क्या हो सकती है? ये कहना मुश्किल है नवाब। वहां आज तक किसी ने कोई रूह नहीं देखी, ना ही कोई आवाज सुनी। बस वो बूढ़ा मुजाहिर ही हमेशा शोर मचाता रहता है। हाँ, एक बार जब्बार हुसैनी ने जरूर उसे अपने तरीके से समझाया और धमकाया भी था कि अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर वहाँ जल्द ही किसी और को तैनात करना पड़ेगा। हाँ, आइए हम तो चलकर वहाँ का मुआयना करते हैं। नवाब, इस वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त। आइए। जी।
तो शुक्र है अल्लाह का। दुनियावी जिंदगी बड़ी माहौल, लेकिन ये कब्र की जिंदगी बड़ी आरामदेह, कोई फिक्र नहीं। जब जिंदा थे तो मुर्दा थे, अब रूह है हम, आजाद हैं हम। लेकिन यहाँ कुछ उन्हें ऐसी भी है जो मौत के बाद भी बेचैन, न जाने नहीं क्या होता है। और बड़े नवाब की रूह, खुदा की पनाह, अपने मकबरे से निकलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और यहाँ के रखवाले मुजाबिर को भर भर गालियां देते हैं। यहाँ से भाग जाने की नाकाम कोशिश करते हैं। अमा जहन्नुम दुनिया से निजात मिल गई, मुल्क के अदम में आ गए, अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अरे कितना रास्ता दो, जरा बता सके ये नवाब उजाला छिपते क्यों? शायद इस मकबरे की कैद से आजाद होना चाहते हो? आजाद? अभी क्या आजादी चाहते हैं? कैद में तो हम तब थे जब जिंदा थे। जब जिंदा थे तो मुर्दा थे, अब रूह है हम, आजाद है हम। जब जिंदा थे तो मुर्दा थे, अब रूह है हम, आजाद है हम। मन चलो, चलो बैठो। मैंने अपने बाप दादा से सुना है, हाँ वही बता रहा हूँ। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि जब बड़े नवाब जिंदा थे तो बड़ी शान और शौकत की जिंदगी गुजारते थे, दुआ रखते थे। हो सकता है कि उनके बाद के जो बड़े नवाब, अरे छोड़ो इन बातों को यार, कह रहे हो? हमें क्या बड़े नवाब के बारे में सोचने की। हम तो मामूली दास्तान होते, किस्से कहानियां बांटने में गैर मामूली सवाइयां रखते थे। अम्मा ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे हम कि सुनने वालों की आंखें खुली खुली रह जाती थी। वो अपनी जिंदगी के तमाम गमों को भूल कर परियों के रिमानी देश में घूम जाते थे। बहादुरों के किस्से, नवाबों की आशिकी, बादशाहों का जहां जलाल, दरिया, पहाड़, कोहिका, साहिल, हुमा, फल, मेवे, शराब, शैतान, बलि, जादूगर। अम्मा क्या क्या नहीं होता था दास्तान की दुनिया में। जिंदा हो जाए। क्या जिंदा हो जाए? चलो जी, अब छेड़ ही दो कोई दास्तान। हाँ, अभी जो याद आ रहा है उसी सुना देता हूँ। इरशाद हुजूर, इरशाद। इरशाद हो, इरशाद हो। सरजमीन यमन में एक बादशाह था। मुल्क उसका माला माल, दौलत बेहिसाब, ताजो तख्त को छोड़ देने वाला, बहुत ही अच्छा इंसान, नेक सीरत, फरखुंदा वक्त। हाँ, यानी खुश इकबाल, खुश नसीब, सारे जहान में खुदा दोस्त के नाम से मशहूर। एक रोज एक फकीर आया, सवाल किया, लिल्लाह अगर तू खुदा दोस्त है तो मुझे 3 दिन के लिए हुकूमत करने दे। 3 दिन? हाँ, ये सुनकर बादशाह ने कहा, बिस्मिल्लाह, जा तुझे मैंने 3 दिन के लिए हुकूमत करने दिया। ये कहकर बादशाह ने अपने वजीरों और जागीरदार से कहा, जितने भी वजीर और जागीरदार हैं सब के सब इस बादशाह, इस फकीर को बादशाह मानेंगे, वरना उन्हें तख्त कर दिया। ये कहकर बादशाह तख्त से उठा, फकीर तख्त पर जा बैठा, हुक्मरानी करने लगा, हुक्मरानी करने लगा, हुक्मरानी करने लगा। नहीं खोल सकता। चले जाओ यहाँ से। चल
हाय साले, इतनी जोर जोर से लाठी क्यों पीट रहा है? चला जाओ यहाँ से, चले जाओ। आए, हम तुमसे डरती हैं क्या? चले जाओ, जाओ। चला गया क्या? नवाबों की महफिल में किस तरह के किस्से सुनाए जाते थे? वहाँ ना हम किस्से सुनाते थे न कहानियाँ, वहाँ तो कुछ और ही दृश्य पेश किया करते थे। क्या वजह बोलो बोलो? लज़्ज़तुन्निसा। हाँ हाँ, लज़्ज़तुन्निसा। अपने मुंह से नवाबों के हमाम खाने की जीती जाती तस्वीर पेश किया करते थे। ये क्या मजाक है? देखो मियाँ, नवाबों की दुनिया भी शौक इस कब्रगाह में ना लो। अच्छा ठीक है, ये तो शोर ना होने पाए, वरना वो मुताबिक आ जाएगा। देखो, हाँ, क्या मुझे इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता क्या आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता। चांदनी रात है, साहब आलम अपने हमाम खाने में रंगीन महफिल सजाए। हमाम खाने के चारों तरफ हसीनाएं झूम रही, किसी के हाथ में मोर पंखी, तो किसी के हाथ में शराब की सुराही, तो किसी के हाथ में जामे शराब। एक हसीना जो कामदेव की अफसरा है, बड़ी नाज़ो वादा से साहिब आलम को देख, साहिब आलम के पास में बैठी हसीन रोसिदा ने अपने मोर पंखी से साहिब आलम की छाती के बालों को सताया और उनके रसीले होंठों को गर्म बोसे देते हुए उनके छाती से अब वो परिनास, वो अफसरा, वो हूर, जिसका जिस्म दूर से सफेद बाल से आ बने, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बूंदें फर्श को भिगो रही। साहिब आलम अपने छाती से लगती हसीन रोसीदा को पलट कर रहे। हमाम खाने के बाहर साजिंदे साथ बजा रहे थे। मौसीकी की आवाज सन्नाटे को खूबसूरती में बदल देगी। मन चलो, बजाते रहो। अब तो परिणाम, वो अफसरा हट कर जाए। साहिब आलम के ऐन करीब आकर खड़ी, उसकी आंखें और साहिब आलम की आंखें खामोश लफ्जों में बातें कर रही। अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खिलवत में गुलरोज़ों, खिताब आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता। अब वो बड़ी नाज, वो अफसरा अपने रेशमी चादर को पैरों के ऊपर की तरफ खींचा और एक लख्त किताब उठाकर साहिब आलम की छाती पर रख दिया। साहिब आलम ने दोनों हाथों से उसके पैरों के तलवों को पकड़ लिया, उसके पैरों के उंगलियों के पिछुओं से खेलने लगे। बोसा देने लगे। ये बड़े नवाब भी ना हमेशा कहते रहते हैं, खोल
चूमते ही ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। दरवाजा नहीं खोल सकता, चले जाए, चले जाए, चले जाए यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। मेरे तलवे चाटने वाला हराम। बड़े नवाब, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? जानते नहीं ये बूढ़ा मुजाहिर आपको जाने नहीं देगा। तलवे चाटने वाला अदना सा हराम आज मेरी कब्र पर लाठी पीट रहा है। क्या आप जानते नहीं, आप एक मामूली सी रूह हैं। ना आपके पास कोई जागीर है और ना ही आप कोई नवाब है। बस 2 गज जमीन के नीचे अजाम झेल रहे हैं। खामोश, मेरे हरम खाने में तेरी हैसियत ही क्या थी? हाँ, जानती हूँ आपके हरम खाने में मेरी हैसियत सिर्फ एक कनीज की थी, लेकिन आपने मेरे साथ निकाह करके दूसरी बेगमों के बीच मुझे ऊंचा दर्जा दे रखा था। हाँ, जानती हूँ। खामोश। याद रखिए, इन एहसानात के पीछे मेरे अब्बा हुजूर की मेरे नाम पर छोड़ी हुई जागीर थी। हाँ, और बूढ़े रखवाले, मैं तेरी जान ले लूंगा एक दिन। क्यों शोर मचा रखा है? क्यों शोर मचा रखा है? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बाहर जाएं। चले जाओ यहाँ से। ओ बूढ़े मुजाहिर, कभी हमारी महफिल में भी आके देख, तेरा भी मन बहल जाएगा। अरे ये निगोड़ा बूढ़ा, ये क्या हमारी महफिल में आएगा? हम खुद ही अपनी महफिल जमाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ना छेड़ो सैया, बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया, बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया, बारी उमर लड़कैया, ना छेड़ो सैया, बारी उमर। शतरंज खेलना, मुर्गे लड़ाना और वो हवेली की छत पर पतंगों की बाजी करना, और वो तुम्हारी गुलबदन का अपने कोठे पर टहलना। और मैं उनके इंतजार में हवेली की छत के किनारे घंटों खड़ा रहता था। वो मुझे देखती और शर्माती। फिर वो अपने कबूतरों को दाने डालती और आप कबूतरों को उनकी तरफ उड़ाते जाते, उड़ाते जाते। इनके हाल से यारा कोई आगाह न हो, पाँव इस राह पे रखकर कोई गुमराह न हो, ना छेड़ो सैया, बारी उमर। हवेली की छत पर कभी मुशायरे की महफिलें सजाना, तो कभी मुजरे का माहौल, और फिर कभी कभी जान से जान टकराना। हाय, क्या क्या मजे थे। भाई के हुस्न से रुसवा सर बाजार न हो, हुस्न यूं शौक नजर आए तो कोई चाह न हो, हुस्न यूं शौक नजर आए तो कोई चाह न हो, मानो जी मानो मोरे सैया।
छेड़ो सैया बारी उम्र हमारा सिर्फ यही नहीं, दूसरी जिंदगी भी थी हमारी। आलिमों की गुफ्तगू सुनना, साधुओं के आश्रम में जाना। आश्रम में मुझे बहुत सुकून मिलता था। वहां उन साधुओं के दर्शनों को समझने की कोशिश करता था। इनके हाल से यारा कोई आगाह न हो, पाँव इस राह पे रख कर कोई गुमराह न हो। आई के हुस्न से रुसवा सर बाजार न हो, उसमें यूं शौक नजर आए तो कोई चाह न हो, उसमें यूं शौक नजर आए तो कोई चाह न हो। मानो जी मानो मोरे सैया, मानो जी मानो मोरे सैया, ना छेड़ो सैया बारी उम्र लड़कैया, ना छेड़ो सैया बारी उम्र लड़कैया। लड़कैया सियासी उथल पुथल से मेरा दिल बहुत घबराता था। मैं बेचैन रहा। सुकून की तलाश में मैं जितना भटकता, मेरे पैर उतने ही साधुओं के आश्रम में चले जाते और वहां जाकर मुझे कुछ पल के लिए सुकून मैसर होता। हम जानते हो मेरी जिंदगी का वो आखिरी तकलीफ दे पल कौन सा था? हमारा वही पल जब मेरा कत्ल हुआ था। धड़ से सर अलग एक झटपटाहट, दर्द, तकलीफ, चीख, छटपटाती हुई खामोश चीखें, खून के फव्वारे, गर्म खून, बहते हुए खून, ठंडे होते हुए सरलक धड़लक, दोनों ठंडे होते हुए सुकून की दुनिया की तरफ सफर करते हुए, तमाम तकलीफों और जायदाद के झमेलों से दूर निकलते हुए सफर तमाम हुआ और अब मिर्जाबाद कब्रिस्तान में सुकून की बिस्तर पर दराज रमा, सुकून की बिस्तर पर दराज हूँ। ज्यादा शेखी ना बखारो। अरे काहे की तकलीफ और काहे का गम? पूरी जिंदगी तुम शेरो शायरी करते रहे, नाच गाने की महफिलें सजाते रहे, मुशायरे का एहतमाम करते रहे, फिर भी तुम खुद को तकलीफ इस बात की अम्मा कि मुझ जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर मुझे ही नवाब बनाने में लगे हुए थे और वो मेरा चचा जालिम मक्कार अपने बेटे को नवाब बनाने के लिए उसने साजिश से मेरा कत्ल छुड़वा दिया। उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं मजहब बदल रहा हूं, किले की जायदाद को मुशायरों की महफिलों में बर्बाद कर रहा हूं। मेरे ही नौकर के जरिए मेरा कत्ल करवाया। उस नौकर ने लालच में आकर मेरा कत्ल तो कर दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सजाए मौत मिली, यही कहकर यही है नवाबजादे का कातिल। अरे कातिल वो कहां था? उस बेचारे ने तो सिर्फ हथियार चलाया था। लेकिन अभी के जो नवाब है वो तो बहुत ही नेक इंसान है और वो तो कभी नवाब बनना ही नहीं चाहते। वो तो बस एक मामूली सी जिंदगी गुजारना चाहते थे। कैसे मामूली सी जिंदगी अम्मा? वो जिंदगी जहां तरह का आराम खुद को खुद मिल जाए, नौकर गुलाम हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहे, जहां जिंदगी में किसी चीज के लिए कोई जद्दोजहद नहीं। यही सब बातें मेरी रूह को बेचैन किए रहती हैं। उस नवाब का गिरबान पकड़कर उससे ये दरियाफ्त करूं कि बोल तेरी जिंदगी कैसी कट रही है। मैं इस कब्र से बाहर निकलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार के लिए, लेकिन ये बूढ़ा मुजाविर
मुझे यहां से जाने नहीं देता। मुजाविर, फाटक खोल। वो फाटक नहीं खोलेगा। आओ हम सब फाटक को तोड़ डालें। क्यों शोर मचा रखा है? हाँ, चले जाओ, चले जाओ, चलो। मुसाफिर, मुझे तो जाने दो, बस एक बार के लिए। हमेशा ईमानदारी से यहाँ की रखवाली की है। मैंने किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। क्या? हाँ, कौन जाना चाहता है यहाँ से? वही जो यहाँ कब्र में दफन। क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वहाँ भी एक खत्ती दीवाना है। मैंने कहा था ना आपसे, ये बुढ़ापे को सटिया गया है। रात भर मकबरे के चारों तरफ दौड़ता, भागता, चीखता, चिल्लाता रहता है। बूढ़े मुजाहिद, क्या तुझे इतना भी होश है कि दुनिया के दिमाग में मारता है, विवेक के सामने खड़ा है, फिर भी अपने बेसर पैर की बातें किए जा रहा है। अब आपके हुक्म से तुझे नौकरी से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि ये नौकरी छोड़कर आराम की जिंदगी बसर करने को कहा जा रहा है। आराम की जिंदगी हुजूर अल्लाह, मेरी आपसे दरखास्त है, अब ऐसा ना करे। मुझे आराम की तकलीफ है। तू बूढ़ा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। झगड़ों के सिलसिले। क्या? क्या कहा तुमने? झगड़ों के सिलसिले? क्या कह रहे हैं? नवाब, आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें, ये खत्ती दीवाना है। नवाब, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? कौन आया होगा? नहीं फौजी पहरेदार तो नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप कब्रिस्तान के बाहर एक चक्कर लगा कर आए। जी हुजूर। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ, कौन झगड़ा करता है यहाँ? वही जो यहाँ सोए हुए हैं। क्या? हर रात वही सिलसिले, हर रात एक जैसी। ऐसा लगता है जैसे क़यामत आने को है। जरूर तुम कोई ख्वाब देखते हो। हाँ? मैं सोता ही कहाँ हूँ हुज़ूर आला, न दिन को न रात को। दिन भर कब्रिस्तान के फाटक पर कड़ी धूप में सर झुकाए बैठा रहता। खामोशी, गहरा सन्नाटा छाया रहता है। न किसी जानवर का गुजर, ना ही कोई आदमजात आता है। कभी कभी फौज पहरेदार जरूर गुजरते हैं। घोड़े पर सवार, तलवार मैदान में खोसे और हाथ में लगाम था।
मेरे हुए दिन भर यही बाबू रहता है यहाँ। हाँ, लेकिन रात होते ही एक हलचल सी मचने लगती है। हलचल? हाँ, हलचल। कभी कभी तूफान उन मकबरों के सामने से लोहे निकलती है। मुझे इनकी हिफाजत करने का इरादा पड़ता है। मुजाहिर कौन है वो सब? हाँ, क्या तुम उन्हें देख पाते हो? क्या तुम्हारी उनसे बातें होती हैं? हाँ, कौन है वो सब? शाम को जब मैं फाटक से उठकर मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ और फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने के लिए जैसे अपना बिस्तर बिछाता हूँ उसी वक्त हलचल शुरू हो जाती है। और एक कब्रिस्तान से उनकी बातचीत की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक बड़े नवाब की चीखने की आवाज आती है। फिर बेतहाशा सबके दौड़ने की आवाज आती है, जैसे घोड़े सरपट दौड़ रहे। मैं जाकर सो जाता हूँ, भागकर मकबरे के पास पहुंच जाता हूँ और फलक से मारा बताता हूँ, पूरा रखवाला तैनात है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मेरे घर चले जाओ, जाओ। मुजाहिर, तुम्हारी बातों से मुझ पर खौफ तारी हो रहा है। हाँ, मुझ पर खौफ तारी हो रहा है। मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं हिम्मत से बढ़ता हूँ सिवाय वही एक के बाद एक बार आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ती, मुझसे बातें करती। कुछ वही आपस में बातें करती हुई नजर आती है, लेकिन बड़े नवाब की रूह मुझे देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाती। ये कोई बड़े नवाब बड़े नवाब? हाँ? कौन से बड़े नवाब? कहीं ये मिर्जा बेग तो नहीं? अरे पता नहीं गुजरे आला, उन्होंने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। पिछले कई वर्षों से मेरे साथ यही होता आ रहा है। ये रूह मेरे पुरखों के साथ भी वही क्या करती थी जो आज मेरे साथ कई सदियों से ये रूह भटक रही है। लेकिन मकबरा तो मिर्जा बेग का है। हाँ, मुझे और उनकी मौत को ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता हुजूर आला, यहाँ बहुत सारे खानदानी लोगों की रूह भटकती रहती है। इनके अलावा एक खाजा सिंगार की रूह भी भटकती है, जिसे आपके ही पुरखों में से किसी एक ने अपनी हवस का शिकार बनाए रखा था। ये सब बातें करती रहती है। हाँ, किस तरह की बातें करती है? उनकी बातों का सिलसिला मुझे नहीं आता हुजूर आला। नवाबजादे भी है हुजूर आला, वो उसे मिलना चाहती है। उन्हें किसी ने जहर देकर मार डाला था। वो नवाबजादी महलका है। नवाबजादी महलका, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमारे खानदान में महलका नाम की कोई नवाबजादी नहीं है। एक नवाबजादा भी है जो कहता रहता है आपके वालिद ने उसका खत्म करवा कर आपको नवाब बना। क्या? किसने क्या कत्ल करवा दिया? जब से मैंने होश संभाला है मुझे नहीं मालूम कि किसी भी वारिस का कोई भी कत्ल हुआ हो। मेरे अब्बा हुजूर की वफात पिछले बरस हुई और उनकी वफात के बाद ही मैं नवाब बना हूँ। मुजाहिद, मुजाहिद, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही मुजाहिद। हाँ, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। आप कैसे चलेंगे? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये सवाल होगा नहीं, घर से चले जाओ। नहीं, मैं किसी की आवाज सुन पा रहा हूँ। मुजाहिद, मुजाहिद, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप कैसे चले जाओ? मैं ये सवाल होगा। ये मेरा काम है। कहीं आपकी जान खतरे
मिल पहुंचे। साराम पूरे कुत्ते। ये हसीन नौजवान कौन है? कुर्बान जाओ। ये नवाब है क्या? ये तो कोई मुसाफिर का इंतजार लगता है। जाओ यहाँ से। मैं क्यों नहीं करती है? हाँ? हम तुमसे डरती हैं क्या? अरे हम तो यहाँ सैर को निकली हैं। थोड़ा ठुमरी, थोड़ा प्यार गुनगुनाएंगे। और क्या? ये हसीन नौजवान कौन है? जरा उसे देख तो लूं यहाँ। दूर हटो, मैंने कहा भागो यहाँ से। जाओ यहाँ से। वो आ गए, मेरे लिए आए हैं। मैं जानती हूँ, मेरे आका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे उनसे मिलने दो, बातें करने दो। आ गए आप? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। आप जानते हैं मुझे किस तरह मारा गया था? मुझे जहर देकर मारा गया था। मेरा कत्ल हुआ है। ये कौन आदमी? उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। मेरे आका, की मुजाविर से क्या बातें कर रही है? मेरे आका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैंने इस कब्रिस्तान में कभी कोई हंगामा नहीं किया। कम से कम इसके बदले मुझे इसके पास आने दो। नहीं। नवाब, आप इस मुसाफिर से कहते क्यों नहीं? मुझे आपके पास आने दे। नवाब, नवाब! क्या ये नवाब है? बदसार! भागो बदरू! मैंने कहा भागो। नवाब, नवाब, कितनी ऐसी बात हम मिले, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हर रात, हर दिन, हर पहर, हर पल ठीक आपके ख्यालों में रहते, ठीक वैसे जब मैं जिंदा थी। नवाब, चलिए जाओ बदलू, चलिए जाओ मुजाहिर यहाँ क्या करना? ना तो मैं किसी को देख पा रहा हूँ, ना ही मैं किसी की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। बदसार! लेकिन मैं तुझे देख पा रहा हूँ। तेरी मखलू आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ। बदसार! नवाब, नवाब, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। नवाब, तो मैंने कहा भागो यहाँ से, चलिए जाओ। उसे आप कैसे क्या? ये सब बदलू है, ये और भी शोर मचाएगी। बड़े नवाब की रूह बाहर आ गई, हालत काबू से बाहर हो जाएगी। अब चले हाँ, बदसार! तेरे बाप ने मेरा खून का करवाया था। पूरे कोसेट, दरवाजा नहीं खोल सकते। चले जाए। नवाब, नवाब, ये मैं हूँ। नवाब, नवाबजादी महलिका। मेरे बदन की धूप, सांसों की गर्मी, बालों की महक। याद कीजिए, हमारी शामें कितनी हसीन हुआ करती थी। खूबसूरत सुबह, दिन के उजाले चारों तरफ बिखरे होते थे। मैं और आप और मैं दोनों आपस में मदगम। भूल नहीं सकता मैं, कुछ नहीं भूला हूँ। तेरी रगों में वही खून दौड़ता है। नापाक तुम बदसार! चले जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा, तो नवाब लग रहा है। नवाब है। मैं देख रही हूं। जरूर इसी का बाप रहा होगा वो सालिम नवाब जिसने मुझे ख्वाजा सिरा बना दिया। सिर्फ अपनी शहवानियत की तस्कीन की। भुलाए नहीं जाते मुझसे वो दिन। सिर्फ 10 बरस का था मैं,
और उसने मेरी खुशियां उड़वा दी थी। तकलीफ, वो दर्द आज भी मेरे साथ साथ है। हमाम खाने में मुझे हाजिर रहना पड़ता था। दूसरी कनीजों के साथ मैं भी उसके जिस्म को सहलाती थी। उसके बदन का ऐसा कोई भी उज़ू न था जो मेरे होठों, मेरे ज़बान, मेरे लुआब से खाली रहते हो। सब्र दीदी सब्र, मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ को। रात और भी खौफनाक होती। हर महीने की 14वीं को वो परे खाने में अय्याशी की महफिलें सजाता था। हरम की तमाम कनीजें उसकी चारों ओर फैली हुई होती। कुछ साज बजाती थी, कुछ नगमे गुनगुनाती हुई, और कुछ उस नवाब के जिस्म को गर्मी पहुंचाती हुई, और सबकी सब पढ़ना बिल्कुल नंगी। मेरे अलावा कुछ दूसरी खजा सिलाई भी होती। उनकी कुछ खास रखासा कनीजें मेरे साथ ठिठोलियां करती, मुझे छेड़ती, मुझे भी नंगा करती। ये देखकर नवाब खुश होते, उन पर शहवानियत तारी होने लगती, हवस की आग भड़कने लगती। जब महफिल अपने शबाब पर पहुंच जाती तो खेल शुरू होता। तमाम मादरजात औरतें एक के बाद एक मेरे पूरे जिस्म से चिमटती, और मेरे बदन पर अंगूर की शराब ढालने लगती। नवाब कुत्ते की तरह मेरे पूरे जिस्म से शराब को चाटती। तमाम औरतें कह हाल लगाती, मेरी गर्दन, मेरी बाजू, मेरे सीने, मेरे पीठ, मेरे भी गोया कि मेरे जिस्म का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छूटता जहां नवाब मुझे दांतों से ना काटते हो, चुटकियां ना भरते हो। पूरा जिस्म दर्द से भर जाता, जिस्म कपकपाने लगता। मैं ना चीखती, ना चिल्लाती, और ना ही कोई आंखें भरती, बल्कि दर्द और आंसू को मुस्कुराहट में बदलकर उस नवाब की दिलजोई करती। क्योंकि नवाब की हवस उसी से ठंडी होती। सिर्फ उस रात की सुबह मैं बदहवास अपनी कोठरी में भिजवा दी जाती। कोई भी देखने वाला भी नहीं होता सिवाय एक इमाम साहब, इमाम मौला बख्श। उनका ही सहारा था, वही मेरे दर्द को समझते थे। मेरे बदन में उठे फफोले और उन गहरी खराशों पर वो दवा लगाते, और उस कमसाद नवाब को वो भर भर बद्दुआएं देते थे। मैं दर्द से कर्राहती रहती, और वो कमसाद नवाब परे खाने में मदहोश पड़ा रहता। कभी ना हम सब बेबस हुए हैं, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये वो नवाब नहीं है जिसे तेरे साथ जुल्म ढाए थे। तो कोई नवाब ज्यादा गिरा, किसी न किसी नवाब का ही खून बह रहा है इसके भी जिस्म में। मुझे यहाँ क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तुम यहाँ के तमाम लोगों को देख पाते हो? हाँ? क्या तुम्हारी इनसे बातें होती है? हाँ? हर रोज यहाँ रूह भटकती है, लेकिन आज हमको देख कुछ अजीब सी बातें कर रही है। मैं इन्हें सुनाऊंगा, ये मेरा काम है। अब चले जाए, हुजूर अल्लाह। दरवाजा खोल।
मेरे ख्याल से बाहर है। अब चले गए यहाँ से, चले चले जाओ, चले जाओ। कमीने हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भी बहुत डरता था, चारों तरफ खून ही खून। आज तेरी बारी है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। नवाब, नवाब, फूल, खुशबू, चांदनी रात, मैं और आप रेशमी लिबास में, है ना नवाब? वो बेले की महक, रात की रानी और ईरानी इत्र की खुशबू। खून की महक आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। गरम गरम बहता हुआ खून, थरथराता हुआ मेरा जिस्म फर्श पर। पूरी फना मुअत्तल मेरे और आपके बदन की बू से, है ना नवाब? सुबह की लाली, ओस की बूंदें, मेरी गर्म सांसें और आपकी बाहें। सर अलग था और थोड़ा अलग, मेरे दोनों बाजू थरथरा रहे थे, मदद मांग रहे थे। आज तू मदद मांग। आज की रात है मिलन की रात। जाओ यहाँ से, चले जाओ। बोल रखवाले, अपनी औकात भूल रहा है। हम खानदानी लोगों को बाहर जाने से तू नहीं रोक सकता। अरे मैं नहीं खोल सकता। आप चले जाओ। मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। मुजामिल, ये मजाक। बड़े नवाब, ये क्या हो गया है आपको? अरे इसे दौरा पड़ा है क्या? लगता है मिट्टी का दौरा पड़ा है। कोई नहीं सुनता। यहाँ बगदाद, आज तेरी खैर नहीं। मुजामिल, मुजामिल, वो मेरे लिए आया, मैं जानती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। बूढ़े कुत्ते, फाटक खोल। नहीं खोल सकता। अरे चले। मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। मुजामिल, देखा मैं कितनी हिम्मत से इनका मुकाबला करता हूँ, इनके रखवाली करता हूँ। देखा किसी को भी बाहर जाने नहीं देता। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, एक बार ऐसा लगा जैसे कोई लड़की मुझसे लिपट गई है और किसी ने मेरा गला दबा दिया है। लेकिन मैंने सचमुच किसी को नहीं देखा। क्या यहाँ सचमुच रूहें भटकती है? मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। मुजामिल, अरे कोई है यहाँ? फराद हुसैन, अरे कोई है यहाँ? रोज के सिलसिले है, मुझ में बेकार जज्बा की है। ये रूहें क्यों भटकती है? हाँ, इसका राज मुझे नहीं मालूम हुजूर यार। आप यहाँ से चले जाए। तुमने कहा था कि यहाँ बड़े नवाब की रूह भी आती है। हाँ, क्या उनकी रूह अभी अभी यहाँ आई? हाँ, उनकी आवाज आ रही थी। मेरे बाप दादा कहते हैं
कि बड़े नवाब यहाँ से भागना चाहते हैं, भागकर किले में जाना चाहते हैं। किले में? मैंने अपने बाप दादा से सुना था, पर क्यों? उन्होंने मुझे कुछ बताया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे बाप दादा कहा करते थे कि बड़े नवाब की रूह कई सदियों से भटक रही है और यहाँ से निकलने की फिराकों में है और किले के निजाम को अपने ढंग से चलाना चाहिए। अपने ढंग से किले का निजाम? यही सुन रखा। पर क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दहाइयों से किले में अबतरी का आलम रहा है। अफरा-तफरी फैल गई थी और बगावत का माहौल भी पैदा हो गया था। लेकिन मैंने किले की बागडोर संभाला है, मैंने हर मामला को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जमहूरियत की बुनियाद डालने की कोशिश की है। अरब मजलिस को आजादी राय का पूरा मौका दिया है मैंने। किले का निजाम जमहूरियत से नहीं, शाही फरमान से चलता है। नहीं, फर्द की जहनी परवास को आजाद रखने की जरूरत है। ताकत के बल पर हम किसी को अपना हिमायती बना सकते हैं, मगर जहनी तौर पर किसी को हम अपना गुलाम नहीं बना सकते। अल्लाह के किले से जो हवाएं चलती हैं उनका रुख हाकिम तय करता है और लोगों की सोच किसी थारे के मुताबिक ही काम करती है। यहाँ सवाल किसी को गुलाम बनाने या आजादी का नहीं है, बल्कि शाही जलाल और व्यापार को कायम रखने किले के वक़ार और शान शौकत में हमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं पड़ती है बड़े नवाब। हुक्मरानों की जिंदगी के कारनामे इतिहास में कैद होते रहते हैं। शाही दस्तरखान पर बिछे हुए हलवे और मुल्क मुसल्लम से इतिहास को कोई सरोकार नहीं होता। हमने कितनी जंगें लड़ी, कितने मुल्कों को अपने कब्जे में किया और कितनी कौमें हमारी गुलाम रही, ही इतिहास की सुर्खियां हैं। बाकी तमाम बातें दिल के बहलावे के लिए है। जानता हूं मैं बड़े नवाब इन बातों को, मगर जिंदगी के उन मामलात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जिन पर जुल्म और बर्बरियत का असर पड़ा हो। जंग में मारे गए उन मासूमों की जिंदगियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। आज किले में जो बेचैनी फैली हुई है उसकी वजह तेरी इसी तरह की सोच है। मुल्क की गिरी के लिए हुकूमत करना और जज्बाती होकर हुकूमत करना दोनों में फर्क होता है। राके जानता हूं मैं, और दोनों फर्क को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं अपने वजूद की तलाश में भटकता रहता हूं। जब कभी मैं आराम कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए, सर पीछे की तरफ झुकाए, चेहरा ऊपर की तरफ उठाए बैठता हूं, मुझे बड़े अजीब ख्वाब आने लगते हैं। उस ख्वाब में कोई तसलसल नहीं होता, उस ख्वाब के मायने बिखरे हुए होते हैं। मैं देखता हूं जैसे मैं खोए हुए गांव में पहुंच गया। फिर मैं देखता हूं मैं एक जहाज के अर्शे पर खड़ा हूं, तन्हा। जहाज एक रेगिस्तान में है और चारों तरफ रेत ही रेत। जहाज रेत में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, उनको धंस जाने से बचाते। ना कोई दरिया है ना कोई समंदर। मैं अर्शे पे दौड़ता हुआ जहाज के एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ जाता हूँ, और वहां से मैं नीचे की तरफ झांकने लगता हूँ, तो नीचे भी कोई रेत नजर नहीं आता जिस पर जहाज चल रहा था। नीचे हद नजर तक जहां तक नजर जाती है कोई रेत नहीं है। मैं घबरा जाता हूं, मैं घबरा कर ऊपर की तरफ देखता हूं, तो ऊपर भी कुछ नहीं है। ना आसमान, ना बादल, ना सूरज, ना चांद तारे, कुछ नहीं है। और जहाज के बादबान हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं। हवाएं तेज होती चली जा रही है और उन तेज हवाओं के थपेड़ों से जहाज के बादबान इधर उधर डोल रहे हैं, लेकिन जहाज बिल्कुल साकित है, एक ही महवर पर टिका हुआ। फिर मैं पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनता हूं। घूम के देखता हूं तो मैं खुद को वही खोए हुए गांव में पाता हूं। चारों तरफ लोगों
का हुजूम है। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, ये सब मेरी तरफ क्यों ताक रहे हैं? ये सोचते हुए मैं हुजूम की तरफ बढ़ना ही चाहता हूँ जैसे मेरे पांव किसी ने जमीन में जकड़ दिए हो। मैं अपने पैर की तरफ देखता हूँ तो मेरे पैर दलदल में फंसते हुए नजर आते। मैं मजबूती से एक पेड़ की शाख को पकड़ लेता हूँ और अपने जिस्म को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूँ। फिर मैं देखता हूँ वही जहाज ना कोई संजीदगी से गौर करने पर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी जिंदगी किस काम की जहां तमाम आशाएं से व्यस्त हो फिर भी ज़हनी सुकून नहीं। शायराना फिक्र तो हुक्मरानों के लिए नहीं होते, हुकूमत के लिए दीवानगी की जरूरत है। मुल्क गिरी की हवस होनी चाहिए। लड़के, हुकूमत एक खेल का नाम है और सियासत उस खेल की चाल है। और हुक्मरान खिलाड़ी होता है जो अपने मुखालिफिन के साथ खेलता है और तमाम तमाशाई होते हैं। ऐसे तमाशाई जो कभी खामोश रहते हैं, कभी बेचैन और कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती तो दिमाग से खेलता है। इस खेल में कई पड़ाव आते हैं। पहली मंजिल वो जब खेल की बातें हुक्मरान के हाथ में, उस मंजिल पर हुक्मरान अपने मुखालिफ खिलाड़ी को जान चलने का मौका देता है, उसे दौड़ाता है, उसे भगाता है, उसे मारता है। खेल का दूसरा पड़ाव यानी दूसरी मंजिल, ये मंजिल बहुत अहम और बहुत खतरनाक है। अगर इस मंजिल पर मुखालिफ का हाथ सख्त कर गया तो होशियार खिलाड़ी छिटक सकता है और अपने मुखालिफिन को खेलने का मौका देता है। कभी भागता है, कभी मार खाता है, कभी खेल का आखिरी मंजिल होता है और यही मंजिल और जीत का फैसला करती है। इस मंजिल पे दोनों खिलाड़ियों की पूरी ताकत से खेलते हैं। दोनों का मकसद जीतना होता है। जीत सिर्फ एक ही हो सकती है। दोनों तरह के खिलाड़ी जी जान लगाकर खेलते हैं। जिस तरह से चौहान का खिलाड़ी घोड़े पर सवार अपनी छड़ी से गेंद को बेतहाशा मारता हुआ इधर उधर भागता है। दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे की चप्पल को मार देते जाते हैं। कभी कभी इस खेल की सूरत ऐसी खौफनाक हो जाती है कि जैसे चौहान के घोड़सवार खिलाड़ी ने गेंद को छोड़ दिया हो और अपने मुखालिफ से सवार की गर्दन को काट कर छड़ी से उसे मारता हुआ बेतहाशा अपनी सीमा की तरफ भागता है। ये हमारा खेल नहीं, खेल है, ये उसूल है खेल का। और कौन ने भी यही खेल खेला था। महाभारत में किससे भरे पड़े हैं खेल थे और करबलाई जंग वो भी तो यही था। सिकंदर, अशोक, चंगेज खान सबने यही खेल खेला है। हमने, हमारे बाप और उनके बाप के बाप ने भी यही खेल खेला था। उस खेल की आखिरी मंजिल के पहले पायदान पर खड़ा है। तुम्हें हिम्मत हारी, बाजी मुखालिफिन के हाथों होगी। और ये भी याद रहे कि इस खेल के सबसे बड़े तमाशाई अवाम होते हैं। जीत का आखिरी फैसला वही सुनाते हैं। फैसला सुनाते वक्त कभी उनके चेहरे बेचैन, कभी डरे हुए, कभी कभी खौफनाक हो जाते हैं। दहशत होती है मुझे ऐसे खेल से बरगाह। कहाँ है बरगाह? कहाँ है
मुझसे बात करें। हाँ, बड़े आप कहाँ थे? हुजूर आला, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी अकेली उनसे बातचीत हो रही थी। बड़े नवाब नहीं थे, बल्कि आप अपने आप से बातचीत कर रहे थे। बड़े नवाब, मुझे ये ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि मैं भी चाहूँ तो ये ख्याल खेल सकता हूँ। बखूबी बाकी को मैं इस ट्रेन से, मेरी रगों में भी वही खानदानी खून दौड़ रहा है। मैं भी चाहूँ तो जवान के दिल सवारों की तरह मुखालिफ किनारे के सर को उठाकर भाग सकता हूँ। मगर इसका हासिल क्या? क्या हुआ ना? सब खैरियत? मैंने अभी भी चीखने की आवाजें सुनी। क्या तूने फिर शोर मचाया? क्या तूने फिर सभी से छोड़ी आप? इसकी तबीयत खराब ना रहा, उसका इलाज करवाने के लिए शाही हकीम से बंदोबस्त करें। शाही हकीम? जी हाँ, शाही हकीम, ये मेरा हुक्म है। हुजूर आला, मुझे किसी हकीम की जरूरत नहीं है। ये रोज के सिलसिले आप फिक्र ना करें। मुझे यहाँ इस वक्त यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? यहाँ आने की कोई खास वजह नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि नवाबजादी महलनिगार के वालिद मोहतरम अभी अभी किले में तशरीफ लाए। वो यहाँ किले में तशरीफ लाए, मगर उन्होंने अपनी आने की खबर नहीं दी। बगैर तलब किए यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है वो अपनी बेटी से मुलाकात करने आए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ जरूरी मामला पर बातचीत करना चाहते हो, इसीलिए वो आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जनाब फराज साहब, आप उन्हें ये खबर भिजवा दीजिए कि मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता, कल सुबह ही उनसे मुलाकात होगी। माफ कीजिएगा ना, पर मेरे ख्याल से आपको नवाबजादे महलनिगार से जरूर मिल आना चाहिए, वरना हो सकता है वो नाराज हो। ठीक है, तब तक आप यहाँ के मामलात पर नजर रखिए। जी हुजूर। भटकती रूह, किले के हुक्म को मानने से तूने इनकार कैसे किया? क्या तुझे खबर नहीं कि जूतों की ठोकरों से तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा? आप उसे नहीं जाने दीजिए उसे, वो तो बावला है। मुद्दे की बात तो ये है कि इतनी रात में बेवक्त आप दोनों यहाँ। बेवक्त हम नहीं आए हैं। ये काम तो आपने और नवाब ताहिर ने किया है। बेवक्त की शहनाई बजा रहे आप लोग। मैं आपका मतलब नहीं समझा। नवाब ताहिर अली बेग इस वक्त मिर्जाबाद कब्रिस्तान का मुआयना करने के लिए आए और यहाँ की हिफाजती इंतजाम की जानकारी लेनी है। हिफाजती इंतजाम तो सरदार की जिम्मेदारी है, आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर इस बात का ख्याल है कि हर मामला में आखिरी फैसला नवाब ताहिर अली बेग का ही होता है। किले के दस्तूर के मुताबिक उन्हें तमाम हकूक हासिल है। हर मुकदमे पर उनका क्या है? मैं समझ रहा हूँ कि आप भी उनकी तरफ है। मैंने सुना है तू रात का इस कब्रिस्तान के चक्कर लगाता है, मकबरों के पास खड़ा होकर चिल्लाता भी है। लेकिन अभी तो रात है और तू खामोश है, क्यों? आप इसे नहीं जाने दीजिए, मामूली सा नौकरी तो है वो। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें नवाबजादे की नवाबी सनक से आगाह किया, लेकिन हमें अफसोस भी है कि आप कुछ रईसों के साथ मिलकर नवाबजादे की मुखालिफिन के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मुखालिफिन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा। वैसे इस वक्त आप कब्रिस्तान की ओर कैसे? किले के दीवाने खास से निकलते वक्त में खबर हो गई थी कि आप और नवाब ताहिर अली बेग मिर्जाबाद कब्रिस्तान में जरूर जाएंगे। मुझे शक हुआ कि यहाँ कोई सियासी चाल तो नहीं चली जाती, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओ, तो वो आप लोगों के घोड़े की नींद की आवाजें थी? जी, आपने बिल्कुल सही समझा। किले में जो हलचल मची हुई है वो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ है। किले का जो कानून है जिसे नवाब ताहिर अली बेग के वालिद ने बनाया था, उसमें कई खामियां हैं। नवाबजादे की हिमायत करना मेरा फर्ज है
और ये ख्याल रहे कि वो एक समझदार आदमी है। हाँ, समझदार तो है और उसे खुद पर भरोसा भी है। इतना भरोसा है कि कभी भी अपनी नाक के सामने के रास्ते की तरफ सही इशारा तक नहीं कर पाता। मुझे लगता है आपने नवाबजादे को बिल्कुल गलत समझा है। वो अलग किस्म के आदमी है। वो एक निहायत ही रहमदिल नेक सिफत इंसान है। इस इंसान के रगों में कई पीढ़ियों के नावों का खून दौड़ता हुआ इंसान कतई नेक और ईमानदार नहीं हो सकता। यह आपका अपना नजरिया हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। क्या सच है और क्या झूठ, क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। जनाब अजीम बेगा बातों को उलझाने की कोशिश ना करें। क्या मैं बातों को उलझा रहा हूं? जी, आपकी नजर के सामने है नवाब ताहिर अली बेग ने सिपहसालार और रियासत के बड़े बड़े रईसों को अपनी तरफ कर लिया है और अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नवाबजादे कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ रियासत के बड़े बड़े मामलों को संभाला है। तो आपकी नीयत पे शुबा हो रहा है। फुआद हुसैन, अब अपनी हैसियत भूल गए। मुझे तो आपकी नीयत पे शक होता है। नहीं है। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो अपने आका के सामने झूठ खड़े रहना चाहते हो। क्या कहा आपने? अपनी जुबान को लगाम दे, लगाम मत दीजिए अपनी हरकतों पे। मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि आप थोड़ी चाल चल रहे हैं। आपने तो अभी तक अपना इरादा साफ नहीं किया कि आप किसकी तरफ है। मैं किसकी तरफ हूं? किले में मुझे इज्जत हासिल है और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे किले को कोई नुकसान पहुंचे। कब्रिस्तान को लेकर नवाब ताहिर अली बेग का जो मंसूबा है उसके बारे में आपने जब्बार हुसैनी को क्यों बताया? साफ जाहिर होता है कि आप जब्बार हुसैनी के साथ अपने ताल्लुकात गहरे बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आप खुल के जब्बार हुसैनी का साथ देना नहीं चाहते कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए। नवाब ताहिर अली बेग की नई हिकमत अमली के बारे में मैंने जब्बार हुसैनी से कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने इस बारे में महर निगाह नवाबजादी महर निगाह से जरूर बातें की थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो जल्द ही नवाबजादे के बेगम बनने वाले। लेकिन अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। और ऐसा क्या है जो बर्दाश्त करना मुश्किल है? मैं अपनी बात खुलकर कहूंगा। नवाब ताहिर अली बेग दूरी फितर का इंसान है। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए बीते हुए जमाने में गोते लगा रहा। क्या उसकी कमियां देख नहीं पा रहे हैं आप? नवाबजादे अपने मामूली तौर तरीके से किले का निजाम संभाले हुए। इसके पहले हिस्से का मामूली तौर तरीका है, अपने दूसरे हिस्से के तौर तरीके को उसने संभाल कर रखा है, इससे अपनी बहुत बड़ी हुकूमत कायम कर सके। बहुत जल्द वो आपसे इख्तियार को छीन लेगा। आपकी हालत एक कठपुतली के समान हो जाएगी जिसकी बागडोर उसके खिलाड़ी के हाथों में होती है। देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आपकी बात सच है तो यही सच है जनाब फरहाद हुसैन, यही सच है। कहीं आपको अफसोस ना रह जाए कि आपने अपने हाथ से सुनहरा मौका क्यों जाने दिया। मुझे छोड़े, हमें ये लोग कोहरा मचाएंगे। जब्बार हुसैनी क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। क्या आपको दिखता नहीं है वाला कमजोर है और किसी को वक्त तक तोड़ सकता है? एक कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत वाला बंदा। अब क्यों करता ताल्लुक इस कब्रिस्तान से है। किले के लिए ये एक अजनबी है। नवाब ताहिर को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त बारिंदा है। जब्बार हुसैनी इसमें दीवान की तारी हो गई है। शायद मकबरे की रूहें बाहर निकलना चाहती हैं। ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है जब्बार। आज इस फाटक को तोड़ डालो। ये आज आप पर कैसे दीवान की तारी हो गई है? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े नवाब, ये क्या हो रहा है? पर कोई दीवान की तारी नहीं हुई, बल्कि दीवान की तारी होने का ढोंग कर रहा है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। इससे हम इसे यहाँ से जाने दें। अगर यहाँ कोई रूहें होती तो क्या हमें नजर नहीं आती? मैं तो यहाँ किसी को नहीं देख पा रहा। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, इस मकबरे की रूहें किसी को नहीं दिखाई देती जब्बार हुसैनी।
ना ही उन्हें कोई सुन सकता है, पर ये मुजाविर उन्हें देख सकता है, उनसे बातें करता है। यहाँ सदियों पहले के कोई नवाब है जिनसे हमेशा इसकी मुठभेड़ होती है, और यही सच है जब्बार हुसैनी। सब खड़े हुए किससे हैं? मुझे आज इस फाटक को तोड़ डालो। बड़े नवाब, ये क्यों शोर मचा रखा है आपने? आप जानते हैं ये बड़ा मुजाहिर आपको यहाँ से नहीं जाने देगा। इसके पुरखे जो यहाँ बरसों से यहाँ रखवाली करते आए, क्या उन्होंने कभी आपको आजाद होने दिया? सदियों से मैं यहाँ कैद में हूँ। 2 गज की जमीन और करवट अंधेरे में फरमान सादे रखवाले ने मेरी तमाम चीजों पर कब्जा कर रखा है। मैं इसका कत्ल कर दूंगा। बड़े नवाब, आप एक मामूली सी रूह है और हम भी। इस दुनिया में हमारा कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। मौत के बाद की जिंदगी इस दुनिया में हम जाना कोई नवाब है, न गुलाम, न प्यादा, न बादशाह, न कनीज, मलिका। सबके सब एक जैसे जमीन के अंदर करवट अंधेरे में। कुछ रूहें इस अंधेरे में सुकून की नींद सोती हैं, जो कुछ भटकती रहती हैं। आपकी रूह बरसों से भटक रही है। आप बीता हुआ इतिहास से हैं बड़े नवाब। जब्बार हुसैनी ये दम तोड़ देगा। आपको दिखता नहीं है कितना कमजोर है। नवाब लोगों ने खास तौर पर हुक्म दिया है कि इसका ख्याल रखा जाए, चाहे इसके इलाज में तमाम शाही खजाने खाली हो जाए। क्या जी, इसके इलाज के लिए बराबरी के हुक्म देने की कोशिश की। मैंने अपने बुजुर्गों से तलब किया जिन्होंने जुल्म का रास्ता अपनाया था। बेवकूफ था मैं। जालिम की जीत और इंसानियत परस्तों की हार होती है सियासत में। सदियों से हर कौम में कहीं न कहीं खेला जाता रहा है, खेला जाता रहेगा। चौथे दिन आप सब यहाँ तशरीफ लाएं और आपने हमारा ये ड्रामा आगे देखा। हम दिल से आपके शुक्रगुजार आवाज चौक हो गया। हमारे बीच रीता जी हैं, हमारे लिए बहुत गर्व, बड़े फ़ख्र की बात है। मैं रीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे पास ऊपर एक मंच पर आएँ और 2 अल्फाज हमारे इस प्रोडक्शन के बारे में प्लीज़ आप कहें। जी जी। और मैं जमील मंजर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और हमारी हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।
थे। बहुत सुंदर, कमाल का आप गिरे। आपकी आंखों के आंसू हमारे लिए तोहफे। असल ऐसे है कि मैं तो बिल्कुल खालिस ब्राह्मण बंगाली घर में पैदा हुई हूँ, लेकिन परवरिश मेरी लखनऊ में हुई। कैफी साहब ने एक शेर लिखा है बहुत खूब, जब वो लश्कर गए थे बहुत मायूस होकर लौटे तो उन्होंने कहा, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन ने आसमान नहीं मिलता। देखोगे क्यों? नाजी बहुत अच्छा है। कैफी साहब की बहुत मशहूर नज्म कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इन्होंने आज उसकी याद ताज़ा कर दिया है। आज नमस्ते, मैं अमर्त्य भट्टाचार्य। नमस्ते, मैं तारिक अली नैयर। नमस्कार, मैं निहाल कुमार चौधरी। नमस्ते, मैं मनोहर कुमार झा। मैं मारूफ खान। ये उमर वाला और मैं अजहर आलम। रवि तनेजा साहब, आज हम इनका ये देखेंगे नास्तिक भगत सिंह। भगत सिंह की जिंदगी पर है। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।